देखिए, जिस तरह से लगातार सुबह से अलग अलग जगह पर अलग अलग पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग अलग अलग घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को वो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, किस तरह से किस पार्टी के उम्मीदवार की बातों पर, वादों पर और इरादों पर उनको विश्वास है। तो ये बात ज़रूर है कि पिछली बार के गठबंधन के साथी जब अलग हुए हैं तो उनका गांव की जो जातीय समीकरण है उस पर भी असर पड़ा है। बीजेपी को ज़रूर एक चीज़ का थोड़ा सा झटका लगा है कि उसका जो कोर बैंक माना जाता था, वोट बैंक जो था, वो जो राजपूत पंचायतें हुई उससे थोड़ी परेशानी ज़रूर दिखाई दी, लेकिन ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी जिसको ओवरकम ना किया जाए, क्योंकि उनके पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक बैट्समैन है जिसकी इनिंग अभी तक एक बहुत बेहतरीन इनिंग है जो सेंचुरी के पार है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का फ़ायदा उनको लगातार मिल रहा है। अगर आप इस समीकरण को देखने की कोशिश करें कि इस पूरे इलाके की सीटों पर ये माना जाता था कि अगर आप जो जाट, राजपूत और ये तमाम जो दीगर जातियां हैं जो मुस्लिम वोट के साथ, कोई इस पिछले चुनाव में ज़रूर जाट साथ हुए लेकिन 2014 में ये उससे अलग होकर एक साथ खड़े थे, तो ये फिर एक लहर की स्थिति पैदा की थी। इस बार फिर वापस जो समाजवादी पार्टी है उसकी परेशानी ये है कि उसके पास जो उसका सहयोगी है वो कोई वोट नहीं दे सकता, यानी उसको कोई वोट देने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। इन सब इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में 1984 के बाद कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है, लिहाजा उसका काडर, उसके वोटर्स, वो सब इससे दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक मतों के सहारे कोई एक ऐसा वोट बैंक जरूर चाहिए जो उसके साथ ऐड ऑन कर उसको जीत के रास्ते पर ला सके। उसके उलट अगर आप देखेंगे तो जो जातीय समीकरण बसपा ने दिए हैं वो कई चीज़ें इस तरह से करते हैं कि वो एक बेहतर जो सामाजिक जो स्थिति है उसके साथ दिए हैं, लेकिन उनके साथ मुस्लिम वोटर कितना जाता है ये 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार उनको 10 सीट मिली थी लेकिन विधानसभा में ये स्थिति थोड़ा उलट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है जिसमें पिछली बार के जो एक दूसरे के विरोधी थे वो अब साथी हुए और जो साथी थे वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। यहाँ तक कि जो त्रिकोणीय मुकाबले हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि जो बसपा का वोट बैंक है वो काडर का वोट रहता है, उसका निश्चित वोट रहता है। अगर हम क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और उन सब पर देखें तो उसका वोटर लगातार खरा उतरता रहा है। तो उसी तरह से बीजेपी के पास भी सर्टेन सेक्शन थे जो लगातार उसके साथ जुड़े रहे, जिसमें से पहली बार 2014 के बाद राजपूत हिलता हुआ दिखा कुछ हिस्सों में, लेकिन ज़्यादातर जो है इंटैक्ट रहा। तो मुझे लगता है ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। आरएलडी के साथ जिस तरह बीजेपी ने गठबंधन करके जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद ऐसा लगता है कि ग्राउंड पर दिख रही है कि पूरी होती होगी। और इस लड़ाई में जो साइलेंट वोटर हम जिन्हें कहते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, जिनको लेकर कहा जाए कि पिछले कई सालों से अब कहें योजनाएं और राजनीति भी हो रही हैं, तब ये तो जातिगत समीकरण रहा जो पुरुष तय करते हैं, लेकिन महिला तो अपने हिसाब से अब चलने लगी हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी महिलाओं से हमने बात की, अगर हम लोग कास्ट बैरियर को छोड़ दें, महिलाओं की ज़्यादातर बातचीत में वो प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा विनिंग फैक्टर है उनके लिए। मतलब मैं जितनी जगह घूमा हूँ, चाहे उसमें पुरुषों से अलग अलग सब्जेक्ट पर बात हो रही है, लेकिन महिलाएं एक तरफ से, एक मत से उनको ये लगता है कि हाँ, उनकी ज़िंदगी में पिछले लंबे अरसे से बदलाव हुआ। और ज़्यादातर अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिसमें अगर बच्चियों की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, तो उनका एक क्लियर वो था कि वो अब सुरक्षित महसूस करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए सबसे बड़ा इशू था जिसको वो डे टू डे फेस करती थी। तो ये बात जो पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का आधार बनी थी बीजेपी के लिए, आज के वक्त में भी वो बड़ा आधारभूत उसकी ताकत के तौर पर तब्दील हो चुकी। महिला वोटर्स यकीनन मुझे लगता है कि जाति के बैरियर को भी तोड़ रही हैं और वो ज़्यादातर इस बात को अधिमान दे रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी है। और अगर हम लोग उस तबके की बात करें जिसको पास लाभार्थियों की योजना गई, चाहे वो राशन योजना हो, चाहे वो जो मकान बने हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो सब है, या सिलेंडर योजना, तो वो भी आपको इस पूरे
पूरे इलेक्शन में बहुत ताकतवर तरीके से बीजेपी के तरफ जाता दिखता है। और बीजेपी के लिए ये एक प्लस की स्थिति है जब वो इस तरह के लाभार्थियों को और खासतौर से महिला वोटर्स को उनके जातीय बैरियर को तोड़कर, उनके धर्म के उसको तोड़कर जब अपनी तरफ लाती है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा फैक्टर होगा अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने उस सपने को पूरा करने की स्थिति में आते हैं तो। बिल्कुल आपका रुख करेंगे, लेकिन सीधा रुख करेंगे बिजनौर का। अमित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए बिजनौर में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम और जाट जो वोटर की बात करें तो ये जिस भी दल का साथ देते हैं कहीं ना कहीं उसकी जीत संभव होती है, सुनिश्चित होती है। अगर फिलहाल के चुनावों की बात करें तो ये जो जातियां हैं इनका रुख किस पार्टी की तरफ है और कौन सी जाति का जो समीकरण है यहाँ पर पूरे तरीके से कह सकते हैं कि खेल को बदल सकता है, स्थिति क्या है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जातिगत आंकड़ों को और जातिगत वोटों को साधने के लिए यहाँ पर तीनों ही पार्टियों ने खास तौर पर खासा ध्यान रखा है। जिस तरीके से बीजेपी आरएलडी के साथ जुड़ी थी तो सीधे तौर पर जाट वोटर्स खास तौर पर बिजनौर इलाके के साधने का काम बीजेपी ने किया। पिछले दिनों जो हार 2019 में मिली थी वो शिकस्त दोबारा ना मिले उसके लिए आरएलडी का साथ और लगातार 5 दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के बिजनौर में हुए ताकि लोगों को साधा जा सके। जयंत चौधरी भी 2 बार यहाँ पर आए। दूसरी पार्टियों की बात की जाए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यहाँ पर जनसभा की थी। इसके अलावा जो गठबंधन है अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए और अपनी अपनी जो वोटर्स हैं या जो यहाँ के लोग हैं उनको साधने की कोशिश की गई थी। इसमें एक बड़ा दाव बीएसपी ने बिजनौर में इस बार जरूर खेला है क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी का साथ बीजेपी ने लिया और जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की तो बीएसपी ने जो आरएलडी है, आरएलडी के महासचिव को ही अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह को यहाँ पर टिकट दिया। यानी जाट जो प्रत्याशी है वो मैदान में इस सोच से उतारा कि जो दलित वोट है वो बीएसपी के पास आएगा और जाट वोटर्स क्योंकि उम्मीदवार जाट है तो उस लिहाज से उनके पास आएगा और मुस्लिम वोटर्स भी आएगा। तो इस चीज को साधते हुए बीएसपी ने यहां पर पूरी तरीके से जो चुनावी कमान है वो कसी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो दीपक सैनी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इस इलाके में सैनी वोट भी काफी हैं और समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुस्लिम वोट और यादव वोट जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी को मिलेंगे, लिहाजा सैनी जो कास्ट है उसकी वोट भी मिले। तो इन तमाम समीकरणों को लेकर तमाम पार्टियों ने ध्यान रखा है। और यहाँ के वोटर्स की अगर बात की जाए तो कुछ वोटर्स से हम अब भी बात कर रहे थे और सुबह भी अलग अलग इलाकों में जाकर कई गांवों में भी हमने लोगों से बात की। काफी इलाके के वोटर जो हैं वो साइलेंट हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, किस पार्टी के नेता को चुन रहे हैं उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चौंकाने वाले परिणाम 2019 में आए थे। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने एडी चोटी का जोर बिजनौर में लगाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज जो अभी 2 घंटे का और मतदान बचा हुआ है इसमें किस तरीके के लोगों का रुझान है, क्या मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो इस पूरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती पर निर्भर रहने वाला क्षेत्र है और गन्ना बेल्ट है। गन्ने की पेमेंट को लेकर एक बड़ा मुद्दा पिछले दिनों देखा जाता रहा है। कई बार गन्ने के मिल पर प्रदर्शन भी किया गया है। गन्ने के पेमेंट को लेकर किसानों की मांग रही है। रोजगार को लेकर भी मुद्दा लगातार कई इलाकों में यहाँ लोग बाग उठाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जिस तरीके से जातीय समीकरणों को साध कर तीनों पार्टियों ने मुख्य तौर पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और यहाँ चुनाव प्रचार लगातार तीनों पार्टियों के द्वारा किया गया है। पूरी तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिजनौर में पहुंचे थे और उन्होंने भी तमाम वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में ठाकुर समाज के अंदर नाराजगी देखी गई थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर रहे और किसी तरीके का नुकसान कोई भी बिरादरी से बीजेपी को ना पहुंचे उसका ध्यान रखा गया। और इसी तरीके से अखिलेश यादव की बात करें या बीएसपी की बात करें, तमाम नेता जातिगत आधार पर यहां वोटरों को साधने का काम करते नजर आए हैं। यहां पर अगर गुजर वोटर या जाट वोटर, सैनी वोटर्स की बात करें तो वो भी काफी निर्णायक भूमिका में है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुस्लिम वोटर किस पार्टी की तरफ जाता है। अगर मुस्लिम वोटर बढ़ता है तो सीधे तौर पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा इसका मिलेगा और मुस्लिम वोटर अगर एक पार्टी के पास जाता है तो कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। फिलहाल के जो समीकरण है या लोगों से बातचीत हुई, जिस तरीके के अभी तक के हालात हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, तो जातीय आधार पर कितना फायदा किस पार्टी को मिलेगा? देखिए, अभी आपने एक विषय बताया कि बसपा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आरएलडी के महासचिव भी रहे हैं उनको उतारा गया है। लेकिन जाट वोटर, मैं खुद जाट समाज से हूँ, जाट वोटर हमेशा राष्ट्रवाद पे अपना मत करता है और ये छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं या जातीय समीकरण
समीकरण को अगर ध्यान में रखा जाए तो उन मुद्दों पर जाट समाज आज की डेट में वोट करने के लिए तैयार नहीं है। बात आपने अभी गन्ने के पेमेंट की है कि स्थानीय मुद्दा एक गन्ने का पेमेंट बड़ा रहता है। आज हमारे इस बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी और बिजनौर जिले में 10 शुगर मिलें हैं। 10 शुगर मिलों के सभी शुगर मिलों का पेमेंट आज लगभग 15 दिन के अंतराल में सभी का पेमेंट हो रहा है और गन्ने का जो जितना पेराई सत्र था वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो सभी किसानों को समय से अपना दूसरी बुआई करने का लाभ मिला है और गन्ने का लगभग सारा पेमेंट सभी मिलों ने लगभग पूरा कर दिया है। अच्छा, ये बताइए आरएलडी का साथ बीजेपी होना कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए रहेगा? देखिए, पिछली बार जो इस क्षेत्र में जहां 8 ये अपनी यूपी की लोकसभा सीटें हैं, इन लोकसभा सीटों में पिछली बार जो नुकसान एक तरह से बीजेपी को हुआ था वो आरएलडी भी उसमें एक बड़ा फैक्टर थी। लेकिन इस बार जयंत चौधरी जी का बीजेपी के साथ आना, इस बार ये 8 की 8 सीटें भाजपा को मिलने वाली हैं, ऐसा समीकरण बन रहा है पूरे 8 की 8 सीटों। अब बताइए, अब प्रत्याशी बसपा ने जाट उतारा है, आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो बटेगा वोट जाटों का? नहीं, कुछ नहीं बटेगा, सब वोट विकास के आधार पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जातीय आधार पर जो प्रत्याशी उतारे गए कितना पार्टियों के लिए फायदा होगा? आपने भी तमाम समीकरण देखे होंगे। देखिए, इस टाइम जो वोटर अपनी वोट कर रहा है वो सिर्फ विकास के नाम पर वोट कर रहा है। जाति के आधार पर वोट मुश्किल से 5-10% होता है। बाकी विकास के, सुशासन के, जो चारों तरफ हम विकास देख रहे हैं, सड़कों का जाल देख रहे हैं, उसके आधार पर वोट डलता है। रही बात बसपा के प्रत्याशी की, वो इससे पहले एक लोकदल पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल नहीं है, लोकदल पार्टी के महासचिव रहे हैं और उनके ठीक है, अमित आपका रुख करेंगे। धीरेन्द्र सर लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सर, अगर देखा जाए ये जो 8 सीटें हैं, हम पीलीभीत को इसमें क्या जोड़ सकते हैं कि ना जोड़े? कि जिस तरीके से अगर कहा जाए कि इसे हम बस रख सकते हैं मुरादाबाद रामपुर तक, और वहीं रामपुर का जो आंकड़ा बता रहा है अगर कहें तो बेहद कम है। सवाल इस बात को लेकर है कि पहले एक टाइम होता था जहां कहा जाएगी कि नेता के नाम से उस लोकसभा सीट की पहचान होती थी। हालांकि अब बड़ा चेहरा, अब यूं कहे कि लोग सीधे प्रधानमंत्री चुनने लगे या मुख्यमंत्री चुनने लगे हैं, वही मुद्दा है। और ये कह सकते हैं कि बूथ पर यही जाकर इसी के तहत वोट भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा जाएगा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फिर दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, एक पहला सवाल है क्योंकि जो अगर वेस्टर्न यूपी की सीटें गिनते हैं तो उसमें यकीनन पीलीभीत उसके साथ अटैच नहीं होता है, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, तराई के एरिया में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अमूमन इसके साथ वोट किया जाता है। वहाँ का दिलचस्प समीकरण रहा ये 8 बार के, जो 8 बार जिस परिवार के पास वहाँ की कमान रही हो, वहाँ से लोकसभा सांसद रहे हो, चाहे मेनका गांधी या उनके बेटे वरुण गांधी, वो इस बार चुनाव में नहीं है। और पड़ोस के ज़िले से लेकर एक कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है, जो पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में फिर मंत्री स्टेट गवर्नमेंट में बने, तो उनको उतार कर दिलचस्प ज़रूर किया है। तो वो बात सही है कि अगर आप भौगोलिक तौर पर देख रहे हैं, लेकिन लंबे समय से चुनाव के साथ में होने की वजह से उसको इन सीटों में गिना जाता है। दूसरा, जो अगर आप जिस समीकरण के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम सीटों पर, मुझे लगता है कि आपके एक बार राहुल सवाल दोहराएंगे। ये कहना था कि अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, न कि प्रत्याशी चुना जा रहा है। अब उस चेहरे पर वोट डाला जा रहा है, पहले प्रत्याशी पर वोट डाला जाता था। और एक चीज ये भी कि जाति समीकरण बनता बिगड़ता है, क्योंकि कई बार हमने सुना, पिछले विधानसभा में देखा कि फला से फला की खैर नहीं, फला से बैर नहीं, इस चुनाव में भी ये सुनाई दिया। देखिए, ये चूंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब से जो है टीएन शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, उससे पहले के चुनाव को और उसके बाद के चुनाव को हमको अलग अलग स्थिति में रखना होगा, क्योंकि वोट परसेंटेज लगभग 70 to 75 जब होता है तो किसी भी एक जाति और धर्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पूरी जीत को अपने खाते में रख सके। यानी उनको एक समन्वित प्रयास होना होता है, यानी उनके साथ
जो समीकरण है वो बैठाए जाते हैं। कई सारी जातियां मिल सकती हैं या कोई अगर रिलीजन है, मान लीजिए अल्पसंख्यक भी है, तो उनको एक वोट जोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रूर बढ़ी हैं। दूसरा ये कि लंबे समय से लीडरशिप हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रही है, चाहे वो आप नेहरू के समय से लें, उस देश में होने वाले पहले चुनाव से लेके आज तक के चुनाव तक बड़े चेहरे हमेशा से पार्टी की ताकत रहे हैं, जिनके अंदर वोटरों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति हो। इस समय भी अगर बीजेपी के पास कोई बेहतर हालात आपको अगर दिखते हैं कि बीजेपी अगर एज पर दिखाई देती है, तो कई सारी चीज़ों के अलावा, अपने काम के अलावा, वो इस बात पर भी दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके उसे 10 वोट खींच के ला सकता है, यानी वो वोट ला सकता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन उस पार्टी के लिए बेहतर है। रहे बात उसके जो स्थानीय समीकरण होते हैं, उनमें अगर कोई बड़ा चेंज नहीं आता है, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार के जो गठबंधन है वो इस बार नहीं है, एक दूसरे के अलग हैं, तो वो काफ़ी बड़ा चेंजेस स्थानीय सीटों पर ले आते हैं। क्योंकि विधानसभा 5 से 6 होती हैं, तो उनमें से किसी भी एक विधानसभा में वो समीकरण कई बार क्लिक कर जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि जिस तरह से आपने पिछली बार के चुनाव को उदाहरण पर गौर कीजिए, आरएलडी के सुप्रीमो अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह लगातार यहाँ बाकी विधानसभाओं में जीत के संजीव बालियान से आगे की तरफ थे, लेकिन जब संजीव बालियान सरधना में जाते हैं तो वो पुरानी जितनी भी हार थी उसको ओवरकम करते हैं और फिर 6,500 से जीत जाते हैं। तो इस तरह का समीकरण किसी एक विधानसभा पर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस समय अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो लीडरशिप का चेहरा हमेशा मान्य होता है कि वो किस चेहरे पर वोट कर रहे हैं, और यही जो गठबंधन है वो यहीं आकर मात खाता है। क्योंकि अखिलेश यादव के अगर हम लोग पोल स्ट्रेटजी देखते हैं तो लगता है जैसे वे 2024 के लिए नहीं 2027 की तैयारी कर रहे हो। उनकी स्ट्रेटजी ये है, और उनको सेंटर पे कितनी परवाह होगी, क्योंकि उन्होंने 17 सीटें उस कांग्रेस को दी जिसके पास 17 उम्मीदवार भी नहीं थे। वो अपने उम्मीदवार उतारने में भी नाकाम थे, उनको उम्मीदवार लेने पड़े। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशंस में ये साफ तौर पर जब आप देख रहे हैं प्रचार के आखिरी दिन एक राहुल गांधी और अखिलेश जो है किसी रैली में नहीं आते हैं, किसी मैनिफेस्टो के ज्वाइंट उस पर नहीं आते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि लड़ाई के लिए स्ट्रेटजी किस तरह बनाई गई है और किस लीडरशिप का एम क्या है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब यही है कि चेहरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पार्टी को कुछ वोट जुटाने में कामयाब होते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम पर वोट मांगते ही हैं कि मोदी की गारंटी। तो मुझे लगता है कि ये एक उनके लिए मोदी योगी का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बेहतर आगे बढ़ता दिखता है। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति हर बूथ पर। मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, वोट प्रतिशत भी धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है।